हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र दृष्टि को कवर अप कर रहे हैं। उसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का ये चौथा भाग है। 3 पार्ट ऑलरेडी हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो जो भी फ्रेंड्स पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़े, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी आपको नोट्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसके अलावा अगर 3 पार्ट ऑलरेडी आपने नहीं देखा है, इससे पहले जो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है वो नहीं देखा आपने, तो उसको भी आप लिंक मिल जाएगा। घटना चक्र दृष्टि का एक सेपरेट लिंक मैंने बना दिया है, वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। तो अब तक हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अब आते हैं आगे अगले टॉपिक पे। I2U2 समूह द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। I2U2 क्या चीज़ है? तो ये डिनोट करता है I2 यानी कि इजराइल और इंडिया को, और वहीं पे U2 जो है UAE और USA को डिनोट करता है। ये 4 देशों का एक समूह है। ये क्या काम करने के लिए बना हुआ है? तो ये आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में इसको कहा जाता है। इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन कहा गया था। ठीक है, इसकी परिकल्पना इसी तौर पे की गई थी। इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं वे 6 हैं। क्या क्या हैं? पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में से संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 6 टॉपिक्स को इन्होंने पहचाना है, डिनोट किया है। वो क्या क्या हैं? वाटर है पहला टॉपिक, दूसरा है परिवहन ट्रांसपोर्टेशन, फिर तीसरा है अंतरिक्ष स्पेस, चौथा है हेल्थ यानी स्वास्थ्य, फिर है फूड सिक्योरिटी यानी कि खाद्य सुरक्षा, और फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ये 6 क्षेत्र हैं जिसपे ये लोग संयुक्त रूप से आपसी सहमति बनाए हुए हैं इन चारों देशों ने। 22 सितंबर को इसी समूह के 6 लक्ष्यों में से एक है संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम, ज्वाइंट स्पेस वेंचर का अनावरण भी किया गया I2U2 समूह द्वारा। I2U2 समूह के देशों द्वारा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें 78वें सत्र के दौरान यह घोषणा की गई थी। I2U2 समूह का संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में क्षमताओं, संसाधनों और विजन के एक उल्लेखनीय अभिसरण कन्वर्जेंस का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, ये अन्वेषण के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, इसी विजन से आगे बढ़ रहे हैं। इस परियोजना के तहत भागीदार देशों के पास मौजूद अंतरिक्ष आधारित अवलोकन डाटा क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। जो भी इनके पास डाटा है ऑब्जर्वेशन का आधारित अंतरिक्ष के लिए, उस सबको आपस में डाटा और उसके जो टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए बात शामिल है। I2U2 देशों के मध्य एक संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम आर्टेमिस, ये समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है, इसको देख लीजिएगा। आर्टेमिस समझौता क्या है, आप अंतरिक्ष के लिए है, ये एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, I2U2 समूह शामिल चारों देश आर्टेमिस समझौते के हस्ताक्षरकर्ता देश भी हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है भारत कनाडा। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है कि आना चाहिए। अब क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट भी हो सकता है कि करंट से पूछे, या फिर जीएस के स्टैटिक्स क्वेश्चन से भी आ सकता है। ठीक है, जैसे कनाडा का मैपिंग आप कर लीजिएगा, फिजिकल फीचर्स देख लीजिएगा क्या क्या है, कौन कौन से, वहाँ से झीलों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो उन सबको भी ध्यान रखिएगा। झील, माउंटेन्स, ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कनाडा और भारत का एक संबंध और देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण संबंध आते हैं संविधान पे। संविधान की बहुत सारी चीज़ें कनाडा से ली हुई हैं, जो जैसे संघीय व्यवस्था जो है, संघीय व्यवस्था तो ओरिजिनली कहा जाता है बेस्ट है यूएसए का, मतलब कि ओरिजिनल व्यवस्था का, लेकिन जो हमारी संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से ज़्यादा नज़दीक है, तो उसको भी देख लीजिएगा, ये सब चीज़ों को कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कनाडा और भारत के संबंध में जो विवाद हैं उसको, पहले बैकग्राउंड को देख लेते हैं। एक खालिस्तानी आतंकवादी जो थे हरदीप सिंह निज्जर, उसका हत्या कर दिया गया था। हरदीप सिंह निज्जर का
उसी के बाद से ये पूरा मामला शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो कनाडा के, उनके द्वारा जो वहाँ का सदन है, निम्न सदन यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स, वहाँ पे संबोधित करते हुए सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। इसके बाद से काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया और इसका जो है भारत ने क्या कहेंगे, स्ट्रांगली मतलब अपोज किया, विरोध किया इस चीज़ को कि इसमें ऐसी टाइप की चीज़ें हो रही हैं। तो वहाँ से विवाद शुरू हुआ और इसमें कनाडा द्वारा भारतीय उच्चायोग से एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। उसी कड़ी में भारत ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या संबंधी मामले में अपनी किसी प्रकार की संलग्नता से इनकार कर दिया। तब प्रतिक्रिया के रूप में कनाडा के एक वरिष्ठ राजनयिक को भी भारत ने निष्कासित कर दिया। ठीक है। साथ ही भारत ने कनाडा पर भारत में खालिस्तानी अलगाववादी हिंसा के लिए जिम्मेदार कई आतंकियों को सुरक्षित आश्रय, सेफ हेवन उपलब्ध कराने का आरोप लगाया भारत द्वारा, मतलब कनाडा पे लगाया गया। और हाल ही में कनाडा द्वारा भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार संधि का वार्ता भी स्थगित कर दी गई इसी सर्कमटेंसेस में। तो आप इसमें ये तो देखिएगा ही। ठीक है, ये देखिए इसमें आपका इस 5 आइज आया भी था, इसी कड़ी में पूछा गया प्रश्न था। और मैंने जैसे बताया कि करंट अफेयर्स तो एक ही रहने वाला है, उससे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बन सकते हैं। तो 5 आइज आपका आरओ में आया है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं। और इसके अलावा अब जैसे चूँकि प्रश्न बन चुके हैं इससे आरओ में, तो संभावना ज़्यादा है कि संविधान की कड़ी के रूप में और मैपिंग, खासकर लेक्स और माउंटेन्स का ध्यान रखिएगा यहाँ से। और कुछ जल्द क्या कहेंगे संधियाँ हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना, मुझे लगता है क्वेश्चन आना ही आना चाहिए। OIML प्रमाण पत्र जारी करता देश भारत। क्या है OIML? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, अंतर सरकारी संधि संगठन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य क्या है? विधिक माप विज्ञान कानून, लीगल मेट्रोलॉजी लेजिस्लेशन के प्रयोग के द्वारा वैश्विक मानकों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का निर्माण करना है। इस समय OIML के सदस्य देशों की संख्या टोटल कितनी? 64 हो चुकी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत विश्व भर में बाट और मापन, वेट एंड मेजर्स उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। यानी कि भारत इस तरह के उपकरणों को बेचने के लिए मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मानक स्तर को प्राप्त कर चुका है। यह प्रमाण पत्र अब केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया जा सकता है। भारत जो है ऐसा 13वां देश है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत OIML प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, UK, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन और स्लोवाकिया जैसे देश इस विशिष्ट समूह में शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि भारत 1956 में OIML का सदस्य राष्ट्र बना था। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग का प्रकाशन किसने किया है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा किया जाता है। इस तरह की रैंकिंग किस लिए दी जाती है? कि किसी देश के अपने घरेलू प्रतिभाओं और कौशल योग्यता को विकसित करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए होता है। साथ ही इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभाओं को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय प्रतिभाओं को देश में रोक कर रखने की क्षमता का आकलन भी होता है। इसमें टोटल 64 अर्थव्यवस्था इकोनॉमी को इसमें रैंकिंग दी गई है। ठीक है, ये इसका 10वां संस्करण है। इस रैंकिंग में जो पहला इसको रैंक हासिल गया है वो है स्विट्जरलैंड द्वारा फर्स्ट रैंकिंग हासिल की गई है। ठीक है, भारत का स्थान इसमें
56वां है और टोटल देश कितने हैं तो 64 हैं, तो 56वां है 64 में से। इससे पहले के वर्ष 2022 में जो 52वां स्थान था, यानी कि इसमें गिरावट आई है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में देखेंगे तो कुल 14 देशों में से रैंकिंग में सिंगापुर को हाईएस्ट रैंकिंग मिली हुई है एशिया पैसिफिक रीजन में। ठीक है, अगर एशिया पैसिफिक रीजन के तौर पे देखेंगे तो भारत की रैंकिंग एशिया पैसिफिक में 12वीं आती है, लेकिन इंटरनेशनली देखेंगे तो 56 आती है। यूएस न्यूज़ वर्ल्ड रिपोर्ट जारी किया गया है। ये एक अमेरिका मीडिया कंपनी है, उसके द्वारा जारी किया जाता है। USNWR द्वारा प्रत्येक विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ देशों के संबंधी रिपोर्ट जारी की जाती है। गतिशीलता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता जैसे 73 गुणों को बेस बना के इस रैंकिंग को हासिल की जाती है, जारी की जाती है। ठीक है, तो इस रैंकिंग में सबसे नंबर 1 पे कौन आया है? स्विट्जरलैंड सबसे सर्वश्रेष्ठ देश साबित हुआ है। और भारत की रैंकिंग क्या है? 30वां रैंकिंग भारत की इसमें रही है। ठीक है, दूसरा इस कनाडा इस रैंकिंग में सेकंड पे रहा है। इसके बाद स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया को आप देखेंगे तीसरे और चौथे स्थान पे। ठीक है, इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका पहला स्विट्जरलैंड है और भारत की रैंकिंग ये है 30वें स्थान पे। यूएसए इस रैंक में 5वें स्थान पे है और सबसे लास्ट स्थान किसे मिला हुआ है तो ईरान अंतिम स्थान 87वां प्राप्त किया है इसमें। विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फोर्ब्स द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई है। टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमिक इन द वर्ल्ड इन 2024 का आंकड़ा जारी किया गया है। ये जीडीपी के संदर्भ में शीर्ष जो राज्य है वो है यूएसए, अभी भी बना हुआ है। इसकी रैंकिंग सीधे हम लोग लिस्ट में देखते हैं तो यूएसए नंबर 1 पे है इस साल भी। फिर दूसरा रैंकिंग देखेंगे चीन, जर्मनी, जापान और भारत की रैंकिंग आती है 5वें पे। छठे पे यूके के वो है, ध्यान रखिएगा इसका रैंकिंग। ठीक है, इन आंकड़ों के से स्पष्ट होता है, जो भी आंकड़े हैं आप ध्यान देंगे, इसमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो इकॉनमी है वो इंडिया है। 5.9 के वृद्धि दर इसने हासिल किया गया है। जॉर्जिया द्वारा हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। ये जॉर्जिया क्या है? यूएसए का एक राज्य है, तो उसने ये विश्व हिंदू विरासत माह को घोषित किया है। अक्टूबर माह को ये इन्होंने हिंदू विरासत माह घोषित किया है। इसमें का कारण मूल रूप से ये है कि इस देश में मतलब इस राज्य में काफ़ी संख्या में हिंदू जाति रहते हैं, हिंदू धर्म के लोग रहने वाले हैं, 3 मिलियन के आसपास। ठीक है, अप्रैल 2023 में जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें वह ऐसा करने वाला प्रथम अमेरिकी राज्य बन गया है। अब जॉर्जिया इसको प्रस्ताव को देने के बाद उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो गया है जो कि हिंदू विरासत संस्कृति को महत्व प्रदान करते हैं। इन राज्यों में अन्य कौन से हैं तो टेक्सास हैं, ओहायो है, न्यू जर्सी है, मैसाचुसेट्स है, फ्लोरिडा है, मिनेसोटा है, वर्जीनिया है। ये सब राज्य हैं जो कि अन्य राज्य इसमें यूएसए के शामिल हैं। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने के रैंकिंग में इस टाइप के जो ज़्यादा क्या कहा जाएगा रिलायबल हैं या फिर ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो रैंकिंग है उससे क्वेश्चन ही ज़्यादातर आते हैं। तो देखिए विश्व शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है, ये कौन जारी किया गया है? थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। ये जो इंडेक्स है 23 गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव संकेतकों या पे आधारित किया गया है। इसमें 163 देश शामिल हैं। ठीक है,
विश्व की सर्वाधिक शांतिमय जो क्षेत्र है वो यूरोप अभी भी बना हुआ है। मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट जो है, और उसके अलावा उत्तरी अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका जो है, विश्व शांति के स्तर में सुधार दर्ज करने के बावजूद भी विश्व का सर्वाधिक अशांत क्षेत्र बना हुआ है। तो सबसे नंबर 1 पे रैंकिंग में कौन आएगा? तो आइसलैंड है जो नंबर 1 की रैंकिंग पे है। अब सबसे वर्स्ट रैंकिंग है, सबसे बुरा रैंकिंग किसका है? सबसे सर्वाधिक अशांत कौन है? तो अफगानिस्तान है, जो कि सबसे अशांत देशों की सूची में है, बना हुआ है, लिस्ट में बना हुआ है। भारत की रैंकिंग को देखेंगे तो 126वां स्थान भारत इसने हासिल किया है। ठीक है। वैश्विक स्तर पे 17वीं रैंक के साथ भूटान साउथ एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह इंडेक्स जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। यह सूचकांक फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिट 2003 नाम का रिपोर्ट का नाम रखा गया है, इसके तहत जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को एक्सचेंजर के सहयोग से प्रकाशित किया गया है। ठीक है। तो नंबर 1 पे रैंकिंग किसकी आती है? तो स्वीडन पहला रैंक हासिल करता है इसमें, और अंतिम देशों की सूची में 120 पे यमन की रैंकिंग आती है। भारत की रैंकिंग कहाँ है भाई? तो 67 भारत की रैंकिंग है, 67वां स्थान भारत रखता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सतत विकास रिपोर्ट 2023, द 2030 एजेंडा ऑफ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंगीकृत किया गया था 2015 में। ठीक है। ये किसने अंगीकृत किया है? तो सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा ये अंगीकृत किया गया है। इसमें 17 सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 लक्ष्य हैं और 169 उप लक्ष्य हैं। ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा कि सब कैटेगरी के जो एम हैं या गोल हैं उनको रखा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा ये कि इसमें सभी देश आपके शामिल हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ठीक है। तो जितने देश हैं वो टोटल इसमें शामिल हैं। ये 8वां संस्करण था। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो भी रिपोर्ट है उसका 8वां संस्करण था ये, और रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? इम्प्लीमेंटिंग द SDGs स्टिमुलस। ठीक है। और इसकी ये याद रखिएगा, वैसे ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आने के चांसेस इसके रहेंगे, इसके रिपोर्ट के शीर्षक का। ठीक है। तो इसमें जो रैंकिंग मिली हुई है वो सबसे पहली रैंकिंग मिली है फिनलैंड को, फर्स्ट रैंकिंग मिली है फिनलैंड को। ठीक है। और जो सबसे लास्ट रैंकिंग मिली हुई है वो है साउथ सूडान को, दक्षिण सूडान को मिली हुई है। और भारत की रैंकिंग कहाँ पे है? तो 112वें स्थान पे भारत है इस समय। ब्रिक्स देशों की सूची में देखेंगे तो सबसे अच्छी रैंकिंग किसकी है? तो रूस की है, 49वें स्थान पे विराजमान है। अब अगला है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024। QS से आप लोग ध्यान रखिएगा, ये US का संस्था है, मैंने पहले भी 1-2 बार बता चुका हूँ। तो अगर इसकी जैसे कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो इसमें बहुत ज़्यादा से गेस करने का हो, नहीं आपको याद आ रहा हो तो ध्यान रखिएगा US की संस्था है तो अपने देश की रैंकिंग को, यूनिवर्सिटी को पहला स्थान, ज़्यादातर मैंने अभी तक जो भी देखा है US का ही देश रहा इसके रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पे। ठीक है। तो इसको आप
टिक कर सकते हैं अगर ना आए कि कौन सा पहला होगा। उसी तरह टाइम्स का आता है। टाइम्स ग्रुप जो है ये यूके की संस्था है, तो टाइम्स वाले में वहाँ पे ऑक्सफोर्ड ज़्यादातर रहता है नंबर 1 पे, तो यूके का है तो यूके के यूनिवर्सिटी को रैंक 1 पे रखता है वो। ठीक है, तो देख लेते हैं अब। ये रैंकिंग जारी की गई है, 1498 यूनिवर्सिटीज़ को शामिल किया गया है। इसमें देखिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को नंबर 1 रैंकिंग दी गई है लगातार 12वें वर्ष, 12 साल से लगातार यही नंबर 1 पे है। ठीक है, और इसी तरह एशिया क्षेत्र में से यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर पूरा नाम है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को नंबर 1 एशिया रीजन में दिया गया है। ठीक है, भारत के टोटल 45 यूनिवर्सिटी इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। तो नंबर 1 पे कौन है भारत में? IIT बॉम्बे है, इसके अनुसार 149वें स्थान पे रखता है। इसमें और ध्यान देखिएगा कि NIRF की जो आती है, जो भारत की संस्था है जो रैंकिंग करती है यूनिवर्सिटीज़ की, तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आएगा आपका IISc मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नंबर 1 पे है, लेकिन इसमें 3rd रैंकिंग पे इस समय है इसमें। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटीज़ का है ये, तो इसकी देख लेते हैं रैंकिंग क्या है। इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा, इसमें देखिएगा, मुझे लगता है ये रैंकिंग पूछने के बजाय ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछना लग रहा है, अगर पूछेगा तो यहाँ से बन सकता है कि जापान नंबर 1 है यूनिवर्सिटी की संख्या में। जो टोटल यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा 117 जापान की यूनिवर्सिटी हैं। चाइना की यूनिवर्सिटी 95 हैं और 2nd रैंक को हासिल करता है टोटल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या में। उसी तरह भारत 75 यूनिवर्सिटी इसमें शामिल हैं और 3rd स्थान पे हैं, तो इस लिहाज से यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन नंबर 1 पे इस ये रैंकिंग के अनुसार है। ठीक है, और उस वाले वर्ल्ड वाले में देखेंगे तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को 1 दिया गया था QS वाले में। ठीक है, सिंघुआ ये एशिया रीजन के लिए है। इसमें देखेंगे तो IISc बेंगलुरु भारत का नंबर 1 संस्था बना हुआ है। कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 मर्सर द्वारा कास्ट ऑफ लिविंग की सिटी रैंकिंग जारी की गई है। रैंकिंग में न्यूयॉर्क को कीमतों के आधार पर बेस्ट सिटी, यानी कि न्यूयॉर्क शहर के जो कीमतें हर चीज़ की होती हैं उसको बेस रख के उससे तुलनात्मक ढंग से अध्ययन किया गया होगा, तब जाके ये महंगाई के आधार पर रैंकिंग को इसमें डिफाइन किया गया, रैंकिंग दी गई है। ठीक है,